तो सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। 34 साल बाद ये शिक्षा नीति आई है। आखिरी बार राजीव गांधी के समय 1986 में आई थी। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक काफ़ी बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। एक तरह से सिस्टम में ही आमूलचूल बदलाव हुए हैं। क्या इसका फर्क पड़ेगा, ये बात करेंगे। हमारे साथ होंगे दो विशेषज्ञ। अभी तक 10+2 का जो सिस्टम होता था वो अब बदला है। हमारे साथ डॉक्टर संजीव राय हैं, एडजंक्ट प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। संजीव जी, आपका स्वागत है। हम जो मुख्य बातें हैं नई शिक्षा नीति की वो दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में। हमें बताइए कि ये अच्छा हुआ या खराब हुआ, और किस तरह से शिक्षा इसके बाद बदल जाएगी जब ये नया सिस्टम आएगा। देखिए, अब ये इसका हाँ या ना में उत्तर तो बहुत मुश्किल है कि अच्छा हुआ या खराब हुआ। ये एक समय और समाज की जरूरत होती है, क्योंकि 1986 में हमारी नई शिक्षा नीति आई थी जिसके जरिए कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए थे, और अब हम 2020 में कंप्यूटर पे सवार होके ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हर एक समाज की अपनी जरूरत होती है और समय के हिसाब से नई शिक्षा नीति की जरूरत होती है। तो उस लिहाज से तो ये कदम ठीक है। और इसमें कुछ पुराने आइडियाज हैं, कुछ नए हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि अब प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और उससे इसकी अच्छाई और कमियों का ज्यादा पता चलेगा। अभी तो आइडियाज। देखिए, मैं यदि स्कूल के लेवल से शुरू करूं तो 10+2 खत्म कर दिया गया। 5+3+3+4 की बात कही जा रही है। छठी कक्षा से रोजगार की बात करें तो आप हमें स्कूल के लेवल से बताइए, वहां से ये क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए मनोरंजन जी, अब इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर आप इस तरह के जो स्ट्रक्चरल वो देखेंगे तो वो उसमें केवल एडजस्टमेंट है, क्योंकि आपका पहले आंगनवाड़ी और कक्षा 1 से शुरू होकर 5 तक जाता था। अब ये, और इसके पहले भी ये प्रयोग किया गया कि कई जगह आंगनवाड़ी को स्कूल कैंपस के भीतर लाके और उसको एक इंटीग्रेटेड मोड में चलाने की बात हुई है। तो ये अच्छा कदम है, ठीक है, आप प्री स्कूल। लेकिन इसका आज की तारीख में जो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, आईसीडीएस अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट है, और क्वालिटी आप आंगनवाड़ी की जानते हैं, दिल्ली से लेके आप सारे राज्यों की क्या स्थिति है आंगनवाड़ी की, उसमें एजुकेशन कंपोनेंट की क्वालिटी क्या है, वो सब जानते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के लिए तो पैसा चाहिए, बिल्डिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो अब आंगनवाड़ी में बच्चे एडजस्ट ही नहीं हो सकते। तो इसका आज की तारीख में कैसे हमको फायदा मिलेगा, उन बच्चों को फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। रही बात 8 के बाद 4 साल की ही शिक्षा की बात हो रही है ना, तो उसमें आप 10+2 कहिए, 9, 10, 11, 12 कहिए, उसमें कोई मेजर फर्क नहीं है। हाँ, ये फर्क है कि आपने ऑप्शंस जो दिए हैं कि अब बच्चा साइंस स्ट्रीम का, कोई ह्यूमैनिटीज का भी सब्जेक्ट ले सकता है, वो एक अच्छा कदम है। और वोकेशनल एजुकेशन, अगर आप अपने स्कूल के दिनों को याद करें तो 82, 83, 84, 85 में जब हम सब 6वीं 7वीं में पढ़ते थे तो उस समय कृषि विज्ञान एक विषय होता था। तो अगर उसी तरह से वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगा तो उससे तो कोई खास तस्वीर नहीं बदलेगी। लेकिन अगर उसका फॉरवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश होता है तब उससे जरूर कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन अब नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए कक्षा 6 के वोकेशनल एजुकेशन की डिमांड इंटरनेशनल लेबर मार्केट में कितनी है, वो मैपिंग जरूरी है जी। और उसके हिसाब से देखना होगा। ये जो भी बदलाव किए गए हैं, कई लोग कह रहे हैं कि दूसरे तमाम देशों में इस तरह के बदलाव हैं, तो एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि इसके बाद शिक्षा का व्यावसायीकरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निजी इसमें एक तरह से कंपनियां आ जाएंगी या यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगेंगी, और एक तरह से आम आदमी के लिए उच्च शिक्षा, खास तौर पर अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अच्छी शिक्षा पाना बहुत महंगा होता जाएगा। ये चुनौतियां कुछ साल पहले से ही शुरू हो गई हैं। आप देखें कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का जो चलन चला कि भाई आप पैसा दो, उसी से टीचर्स की सैलरी आएगी और आपको डिग्री लेना है, आप डिग्री लें। और अब जैसे ये प्री स्कूल की जो बात उठी है, अब इसका फायदा आज की तारीख में, आज अगर आप देखें किसको मिलेगा, तो प्ले स्कूल जो चला रहे हैं, जो प्ले स्कूल चला रहे हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर हैं। तो ऑफ कोर्स उनके लिए तो बहुत ये अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत अच्छी है। हायर एजुकेशन की बात अगर कहें तो आप एजुकेशन का जो पिरामिड देखें
तो उसमें प्राइमरी स्कूल ज्यादा संख्या में है, एलिमेंट्री स्कूल उससे कम, हाई स्कूल उससे कम, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी उससे कम और यूनिवर्सिटी उससे कम। तो वो तो हमको स्ट्रक्चरल आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि अगर इतने प्राइमरी स्कूल हैं तो इतने हम हाई स्कूल और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे और जी। इतने यूनिवर्सिटीज खोलेंगे। लेकिन वो कमिटमेंट 2035 का है कि हम हायर एजुकेशन में, वो भी एनरोलमेंट की बात है कि 2035 तक 50% एनरोलमेंट हम हायर एजुकेशन में इंश्योर करेंगे। जहां तक महंगाई की बात है, व्यवसायीकरण की बात है, निश्चित रूप से शिक्षा बहुत महंगी होने जा रही है और ये ट्रेंड कुछ साल पहले से ही चल रहा है और अभी तो और बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है। अगर सस्ती शिक्षा होगी तो हर आदमी के रेंज में होगा। अब स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया मेरिट होगी। अब जी। उस मेरिट में सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे और जो एक्सक्लूडेड कम्युनिटी है वो बच्चे तो आ नहीं पाएंगे। जी सही कहा। तो निश्चित रूप से हम ये जेएस महंगी राजपूत होगी। जो फॉर्मर डायरेक्टर एनसीईआरटी हैं उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं संजीव जी, एमफिल खत्म कर दिया, इसका इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, या फिर अब लगता है कि आप एमए 1 साल का होगा और उसके बाद आप जाके रिसर्च वगैरह और में जो चले? छात्र इस वक्त एमफिल कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, जो छात्र एमफिल में एनरोल कर चुके हैं? देखिए, मैंने भी एमफिल किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, बाद में पीएचडी किया। मुझे लगता है कि इसको रिकंसीडर करना चाहिए क्योंकि जैसे आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो एग्जिट का आपने रास्ता खोला है, वो ठीक रास्ता है कि आप सर्टिफिकेट 1 साल अगर बीए या जो भी डिग्री लेंगे 1 साल करते हैं तो सर्टिफिकेट, 2 साल डिप्लोमा, तो वो ठीक रास्ता है। ऐसे ही रिसर्च में आप एमफिल और पीएचडी को इंटीग्रेट कर दीजिए कि अगर कोई 2 साल में अगर एग्जिट करता है तो उसको एमफिल डिग्री मिलेगी, कोई 4 साल में एग्जिट करता है तो उसको पीएचडी डिग्री जी, मिलेगी। मुझे जी। लगता है कि ये कंसिडरेशन होना चाहिए क्योंकि अब वो जो एमफिल आज कर रहे हैं और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एमफिल करा रहे हैं। जी। सेंट्रल हमारे साथ जी, संजीव जेएस जी। राजपूत साहब भी हैं, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं। राजपूत साहब, आपकी भी भूमिका रही होगी इस पूरे बदलाव के दौरान। वो 2+10+2 का जो सिस्टम था उसे 5+3+3+4 करने की क्या जरूरत थी और क्या फायदा इससे आपको लगता है होगा? देखिए, 2-3 चीजें तो इससे मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो 3 साल, 4 साल, 5 साल की शिक्षा थी उस पर अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ेगी और वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, वहां पर प्रशिक्षण बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात है कि 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जो शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारे संविधान में प्रावधान था पहले ना, ऑल चिल्ड्रन टिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स। जी। बाद में जब 2009 में एक्ट बना तो उसको 6 से 14 कर दिया गया, जो जिसका लोगों ने विरोध किया था। और अब इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है कि बच्चों को 3 साल के बाद से आवश्यक है कि उसकी देखभाल की जाए और आगे 18 साल तक की जाए। तो ये जो उद्देश्य बनाया गया है, मैं समझता हूँ उस दृष्टिकोण से ये जो थोड़ा सा परिवर्तन किया है उन्होंने वर्षों के हिसाब से, यही उसका महत्व है। और 9, 10, 11, 12 को एक साथ लाना भी मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि वो निरंतरता में होना चाहिए। वो एक विशेष आयु होती है बच्चों की, जब एक विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो उसमें पाठ्यक्रम बनाने में आसानी होगी। जी। और उसके बाद जो कहा गया है कि ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपुल एंट्री एग्जिट होगा, एमफिल खत्म कर दिया गया है, इस सब पर आप क्या कहेंगे राजपूत साहब? मैं, जैसे आपको पता होगा कि जो पहली समिति बनी थी TSR सुब्रमण्यम की समिति बनी थी, मैं उसका एक सदस्य था। जी, हमें मालूम है। और उसके बाद भी मैं कुछ चीजों से जुड़ा रहा। तो ये जो सारी चीजें आई हैं ये शिक्षाविदों से बहुत गहन संपर्क और विचार विमर्श के बाद निकली हैं, क्योंकि जिस ढंग से एमफिल हो रहे हैं, जिस ढंग से पीएचडी हो रही है, उसके बारे में बहुत कुछ सकारात्मक कहना कठिन होता है। अतः ये बहुत आवश्यक है कि आप ऐसे तरीके निकालिए कि रिसर्च में केवल वही लोग जाएं जिनके अंदर उसकी प्रतिभा हो और प्रतिभा के साथ साथ दृष्टिकोण हो, उनके अंदर एक एटीट्यूड हो, एक लॉन्गिंग हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। अगर वो देख लिया जाए किसी भी ढंग से, आपको मैं बता दूं कि जब मैंने पीएचडी की थी उस समय न कोई एमफिल करता था, न कोई कोर्सेज होते थे। उसके बाद भी उस रिसर्च की गुणवत्ता का अगर देखा जाए तो 1960 और 55 के बीच की जो गुणवत्ता थी 60 से 65 तक, वो अब सर्वमान्य थी।
नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा में इलाहाबाद से प्रोफेसर चिट्ठी लिख देता था और लोगों को फेलोशिप मिल जाती थी। जी हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हुई, हमने बहुत बड़ा शिक्षा को बढ़ाया जो आवश्यक था, मगर गुणवत्ता की कमी हुई है। हर शिक्षा में जुड़ा व्यक्ति समझता है कि पीएचडी में और एमफिल में हम वो नहीं कर पाए जिसके लिए हमने किया था, अतः परिवर्तन आवश्यक था। और कोई भी नीति ऐसी नहीं होती है जो उसको बाद बीच में देखा ना जाए, हर चीज देखी जाएगी। जी सर। और मैं समझता हूँ आज के समय में जो बच्चे जिस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, जिस समय उन्हें ज्ञान की बहुत स्रोत है, जैसे उनकी प्रतिभा बढ़ी हुई है, सब जानते हैं। अतः ये 4 का कोर्स के बाद अगर कोई बच्चा रिसर्च पे जाता है और उसको पहले से ठोक बजा के देख लिया जाता है कि हाँ वो इस लायक है, तो मेरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छे नवाचार और अच्छे शोध की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। जी सर, संजीव राय जी हमारे साथ है। संजीव जी, एक सवाल मैं जानना चाहता था, यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटी ये सब खत्म करके एक नई बॉडी बनाने की, रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही गई है, क्या आपको लगता है ये सही कदम है? देखिए, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में और जिसमें एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में हो, तो उसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारी एजेंसीज जो हैं उनकी जरूरत वाकई में नहीं है, क्योंकि एनसीटी बना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। बीएड कॉलेजेस की हालत आप देख लीजिए। एनसीटी का रोल बीएड कॉलेज को क्वालिटी इंश्योर करना और उसको रेगुलेट करना था, लेकिन बीएड कॉलेज कैसे चलते हैं और एनसीटी अभी भी बनी हुई है। तो बहुत सारी संस्थाओं की जरूरत वाकई में नहीं है। लेकिन जो मूल मुद्दा है, 2 बात राजपूत जी ने जो कही, उनकी 2 बातों की तरफ मैं थोड़ा विस्तार करना चाहता हूं। एक क्वालिटी और दूसरा करप्शन। एजुकेशन करप्शन कैसे खत्म होगा, ये एक मेजर बॉटलनेक होगा किसी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, एजुकेशन में जो करप्शन है। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए ये पॉलिसी का जब एक्शन प्लान बनेगा, तो क्या हम इनिशिएटिव लेते हैं जिससे क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि इतने तरह के स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, अर्ध शासकीय, शासकीय। तो इन स्कूलों को एक्चुअली एक तरह का करना चाहिए था। वो भी एक बहुत अच्छी पहल होती कि हम एक तरह के स्कूल सिस्टम भारत में कर देते, हुजूर मजूर सरकारी। जी संजीव जी, राजपूत सर को रिएक्ट करने देते हैं। जी सर, एक सवाल और राजपूत साहब इसके साथ है, आपके रिएक्शन के साथ। ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक तरह से डिग्रीधारी या ग्रेजुएट्स को निकालने की फैक्ट्री टाइप बन गई है, जिसमें कोई क्वालिटी वो नहीं निकलता है। क्या आपको लगता है इस व्यवस्था के बाद उसमें बदलाव आएगा, क्वालिटी के लोग बाहर निकलेंगे और उनको ऊपर कनेक्ट भी किया जाएगा कहीं रोजगार से? ऐसा ना हो कि लोग निकलते जा रहे हैं लेकिन ऊपर उनके लिए कुछ उसके बाद है नहीं। मैं जरा पहले इस बात का थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया दे दूं। जो संजीव राय साहब ने कहा है कि एनसीटी का मैं पहला चेयरमैन था, और पहले 5 साल में अगर राय साहब पता करें तो इन्हें मालूम होगा कि एनसीटी ने अपने अधिकारों का उपयोग कर जो बीएड करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज थे, अन्नामलाई के, रोहतक के, कुरुक्षेत्र के, उस सारे के सारे रेगुलेट कर दिए थे। प्रश्न ये है, उस समय एनसीईआरटी की रेपुटेशन अलग थी, और आज जो बनी है उस करप्शन की जिम्मेदारी बाहर के लोगों की नहीं है। वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी शिक्षाविदों की है, जिन्होंने उन कॉलेजेस को अप्रूव किया जहां कुछ भी नहीं था। इसलिए अंदर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। सरकारी आदेश से ये ठीक हो जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये किया जा सकता है। मेरा अभी भी विश्वास है कि हमारे जो स्थिति है वो स्थिति बहुत सही नहीं है, और उसे हमें कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा। हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन आंतरिक होना चाहिए, हमारे अध्यापकों में होना चाहिए, शिक्षाविदों में होना चाहिए, तभी कॉलेजेस की स्थिति सुधरेगी। नीति है, सहायता दे सकती है, दिशा दे सकती है, सरकार से अपेक्षाएं की जा सकती हैं, लेकिन अंदर से जो परिवर्तन होता है वो वही होता है। वही संस्थान आगे बढ़ते हैं जहां पर कोई न कोई व्यक्ति लीड लेता है। जो एकेडमिक लीडरशिप की बात है, समस्या ये होनी चाहिए कि शिक्षा जो है, शिक्षा एकेडमिक लीडरशिप के अंदर में आनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप से हटनी चाहिए। ये 1970 के पहले शिक्षाविदों के द्वारा चलाई जाती थी। ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो ब्यूरोक्रेसी ने उसको हावी हो गई, और आज टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष भी एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो गलत है। और इस बात को मैं लगातार कहता रहा हूँ। एनसीटी जैसी संस्थाएं हैं, सीबीएसई जैसी संस्थाएं हैं,
इनमें आप गुणवत्ता तभी ला पाएंगे जब आप इनको एक शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करें। दूसरा, सही कह रहे हैं सर, ऐसा होना चाहिए। सही कह रहे हैं सर आप। राजपूत सर, आपका और संजीव राय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना ही वक्त था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।